Hello, good evening, all of you students, aspirants for your DA exam. And today, it is my history class. मेरा नाम अंकित कुमार सिंह है और आज हम हिस्ट्री का पहला चैप्टर आपके लिए स्टार्टिंग करने वाले हैं, शुरू करने वाले हैं। हम ये चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन से। लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन के पहले भी कुछ सभ्यताएं थी, जैसे कि पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल उसको कहा जाता है, जिसके बारे में आप जानते होंगे। पाषाण काल को इंग्लिश में मेसोलिथिक एज कहा जाता है, मध्य पाषाण काल को पैलियोलिथिक एज कहा जाता है और नव पाषाण काल को नियोलिथिक एज कहा जाता है। इस पोर्शन को हम जब हिस्ट्री टोटल पढ़ा लेंगे, एक महीना जो अगस्त का क्रैश कोर्स चलाएंगे हिस्ट्री का, उस क्रैश कोर्स में इस पार्ट को इंक्लूड कर लेंगे, क्योंकि इस पार्ट से, पाषाण काल से बहुत ज्यादा क्वेश्चन एनडीए में हमको देखने को नहीं मिले। हमने 3-4 साल के पेपर को उठा के देखा, बट एनडीए के एग्जाम में पाषाण काल के क्वेश्चन नहीं देखने को मिलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता से एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में निश्चित और सर्टेनली रूप से बनते हैं। तो आज हम आपको सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में डीपली आपको स्टडीज कराएंगे, डीपली इस पार्ट को अध्ययन करेंगे, क्योंकि ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता, अब हम चैप्टर पे आते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, जैसे कि इसके नाम से ही इंगित है कि स्टार्टिंग में सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के आसपास विकसित हुई थी। सिंधु नदी के आसपास विकसित हुई थी, क्योंकि 1861 में जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना हुई, अलेक्जेंडर कनिंघम ने इसकी स्थापना की थी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की, तो उन्होंने पहली बार सिंधु घाटी सभ्यता का पता लगाया था, पर उन्होंने किसी प्लेस का, किसी स्थान का एक्सकेवेशन, खुदाई नहीं की थी, जो क्लियर जानकारी नहीं हुई थी। तो 1921 में, 1921 में एक व्यक्ति थे दयाराम साहनी। दयाराम साहनी ने जॉन मार्शल के सहयोग से हड़प्पा की खुदाई स्टार्ट की 1921 में, 1921 में। और इस हड़प्पा की खुदाई उन्होंने एक्सकैवेटेड जो किया, खुदाई किया, ये एक्सटेंसिव खुदाई किए थे, मतलब ये व्यापक खुदाई हुआ था। और वहां आज तक जितने भी हड़प्पा सभ्यता के जितने भी स्थान, 1000-1500 से ज्यादा स्थान अभी तक मिल चुके हैं, 1100 स्थान मिल चुके हैं, जिसमें 97 साइट्स की खुदाई हुई है। और जो 1000 साइट के ऊपर मिले हैं वो तो पता लगाया गया है, लेकिन 97 साइट की खुदाई हुई। और उस 97 साइट की खुदाई में सबसे ज्यादा अगर किसी खुदाई किसी जगह की हुई है तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की हुई है। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे सिचुएटेड होने के कारण, सिंधु नदी या उसके सहायक नदियों के किनारे सिचुएटेड होने के कारण, अवस्थित होने के कारण इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता पड़ा। वैसे तो हड़प्पा की खोज रावी नदी के बाएं किनारे पर हुई थी, लेकिन रावी नदी भी सिंधु नदी की एक सहायक नदी है, एक ट्रिब्यूटरी है, एक सहायक नदी है। तो इसलिए 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की और 1922 में एक आर्कियोलॉजिस्ट थे राखाल दास बनर्जी, उन्होंने किसकी खोज की? उन्होंने मोहनजोदड़ो की खोज की। मोहनजोदड़ो को एक फिल्म भी निकली थी 7-8 साल पहले ऋतिक रोशन का। मोहनजोदड़ो का मतलब होता है माउंट ऑफ डेड, मृतकों का टीला, उसको क्या कहते हैं? मृतकों का टीला। ये दोनों स्थान 1921-22 में सर्च किए गए, खोजे गए, इसका एक्सकेवेशन हुआ, इसकी खुदाई हुई और बहुत बृहद पैमाने पर इस खुदाई के द्वारा हमें नई नई जानकारियां प्राप्त होती हैं, जिस कारण
सबसे पहले इसको खोजे जाने के कारण हड़प्पा मोहनजोदड़ो, इसका नाम क्या पड़ गया? सिंधु घाटी सभ्यता। और हड़प्पा सभ्यता भी इसको कहा जाता है, हड़प्पा सिविलाइजेशन भी इसको कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहली साइट आपको हमने पहले बताया कि 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा को एक्सकवेशन किया था, जिसकी खुदाई की थी। तो सबसे पहला साइट हड़प्पा था, जिसके नाम पर इसको हड़प्पा भी कहा जाता है और सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा, हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। और सिंधु घाटी सभ्यता को खोजने से पहले, इसकी एक्सकवेशन से पहले जो यूरोपीय लोग थे वो सोचते थे कि भारत एक असभ्य देश है, भारत एक अनसिविलाइज्ड देश है, भारत एक बर्बर देश है, क्योंकि भारत में तब तक कोई सभ्यता की कोई किसी सभ्यता के बारे में कोई जानकारी अवगत नहीं थी। वैदिक सभ्यता के बारे में जानकारी थी, लेकिन वैदिक सभ्यता एक प्रकार से माना जाता था काफी रिग्रेसिव है, काफी ज्यादा पतन की तरफ ले जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता इस मामले में बेजोड़ माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता अपने समय की सबसे विकसित सिविलाइजेशन थी, नगरीय सभ्यता अपने समय की सबसे विकसित सभ्यता थी। जैसे उस समय की सभ्यताएं मिस्र की सभ्यता थी, मिस्र जो कि इस समय इजिप्ट देश कहा जाता है, उसको मिस्र भी कहा जाता है, जो कि नील नदी के किनारे इस सभ्यता का विकास हुआ, इसलिए इसको कहा जाता है नील नदी की सभ्यता भी कहा जाता है। मिस्र की सभ्यता उसके समकालीन थी। उसके 500 साल पहले एक सभ्यता, और उसके सिंधु घाटी सभ्यता के 500 साल पहले एक सभ्यता की खोज हुई थी टिग्रिस और यूफ्रेट नदियों के मध्य, जिसको मेसोपोटामिया कहा जाता है, जो कि आधुनिक ईरान और इराक के पार्ट में पड़ता है, भाग में पड़ता है। और तीसरी सभ्यता थी चीन की सभ्यता। इन तीनों सभ्यताओं से सिंधु घाटी की सभ्यता सबसे बड़ा था। इन तीनों सभ्यताओं से, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता से सिंधु घाटी की सभ्यता सबसे ज्यादा एक तो नगरीय सभ्यता थी और सबसे ज्यादा बड़ा था, मतलब सबसे ज्यादा लार्ज एरिया में फैला था। और दूसरी चीज थी ये कि विकसित सभ्यता थी। ये क्या थी? विकसित सभ्यता थी। तो इसकी खोज से पहले यूरोपीय लोग सोचते थे, क्योंकि आप जानते हैं कि 1764 में बक्सर के युद्ध, 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों का आधिपत्य भारत पर स्थापित होना शुरू हो गया था, क्योंकि 1765 में इलाहाबाद की संधि के द्वारा अंग्रेजों को दीवानी की राइट, बंगाल सूबा में दीवानी की राइट उनको मिल चुकी थी, राजस्व वसूलने की राइट उनको मिल चुकी थी। तो अंग्रेज 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक ये सोचते थे कि भारत एक असभ्य और बर्बर देश है, और इसके लिए उन्होंने एक थियरी का इजाद किया, व्हाइट मैन्स बर्डन थियरी इसको कहते हैं, व्हाइट मैन्स बर्डन थियरी। इसके बारे में हम आपको बताते हैं कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट थियरी है। यह थियरी बेसिकली दिया गया था रुडयार्ड किपलिंग के द्वारा। रुडयार्ड किपलिंग का नाम आप लोग जानते होंगे। इन्होंने एक पोएम लिखा था, और उस पोएम में उन्होंने उस समय 1899 की बात है, 1900 दशक की बात है। उस समय 1898 में, 1898 ईस्वी में अमेरिका और फिलिस्तीन में युद्ध स्टार्ट हो गया, और अमेरिका फिलिस्तीन को अपनी कॉलोनी बनाना चाहता था, उसको कॉलोनाइज्ड करना चाहता था, उपनिवेश बनाना चाहता था। और व्हाइट मैन्स बर्डन थियरी जो दिया गया था किसके द्वारा? रुडयार्ड किपलिंग के द्वारा, रुडयार्ड किपलिंग के द्वारा। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, रुडयार्ड किपलिंग के द्वारा इसको दिया गया था, व्हाइट मैन्स बर्डन थियरी। इस थियरी में रुडयार्ड किपलिंग जो हैं, ये अमेरिका का फिलिस्तीन पर, और फिलिस्तीन नहीं, ये आपका जो दक्षिण एशियाई देश है, वहाँ एक प्रकार से सिविल वार हो गया था फिलीपींस
नाम नहीं याद आ रहा था, फिलीपींस और अमेरिका में 1898 ईस्वी में एक सिविल वार स्टार्ट हो गया था और अमेरिका फिलीपींस को कॉलोनाइज्ड कंट्री बनाना चाहता था, जिसका सपोर्ट किसने किया था? रुडयार्ड किपलिंग ने किया था अपनी व्हाइट माइंस बर्डन थ्योरी में कि अमेरिका को फिलीपींस को कॉलोनाइज्ड बनाना चाहिए, उसको एक निवेश बनाना चाहिए। और व्हाइट माइंस बर्डन थ्योरी क्या है? व्हाइट माइंस बर्डन थ्योरी का सीधे सीधे मतलब है कि इसका मतलब है कि जो श्वेत लोग अश्वेत पर राज कर रहे हैं, जैसे कि इंडिया पर इंग्लैंड के लोग और यूरोपीय और जो कंपनियां यहाँ आई थी, जो अपनी यहाँ थोड़ी थोड़ी फैक्ट्री कंपनियां बनाई थी, जो इंडिया पे बाद में अंग्रेजों ने एक प्रकार से आधिपत्य भी स्थापित कर लिया और इंडिया पे सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक रूप से कंट्रोल भी अंग्रेजों ने पा लिया। तो जिसके फलस्वरूप व्हाइट माइंस बर्डन थ्योरी में अंग्रेज जो लेखक थे, जो राइटर थे, जैसे मैक्स मुलर था, तो उन लोगों ने इस थ्योरी को और भी ज्यादा पुश करना शुरू कर दिया और उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि जो ये श्वेत लोग आए हैं इंडिया में, ये श्वेत लोग इंडिया को सभ्य बना रहे हैं, इसको सिविलाइज्ड बना रहे हैं, क्योंकि इंडिया इसके पहले असभ्य था, ऐसा यूरोपीय लोग को मानना था। बट जब 1921-22 में सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई, तब उन लोगों का एक प्रकार से बहुत मतलब आश्चर्यचकित हो गए। तब उन लोगों को एक प्रकार से इंफीरियर की भावना जागृत हुई उनके मन में कि इंडिया के लोग 4500 साल पहले इतने विकसित थे। उन्होंने सोचा कि इंडिया के लोग 4500 साल पहले इतने विकसित हो सकते हैं। तो इस प्रकार आप देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज से पहले यूरोपीय लोग भारत को एक बर्बर देश समझते थे, भारत को एक असभ्य देश समझते थे। लेकिन जब 1921 में हड़प्पा की खोज हुई, 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज हुई, तो इसके बाद यूरोपीयों की एक प्रकार से उनको अपनी गलती का एहसास हुआ कि नहीं, भारतीय लोग तो बहुत पहले से ही बहुत ही विकसित सभ्यता इन लोगों की थी। तो इसके बाद देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के 3 फेज हैं। कितने फेज हैं? 3 फेज है। 3 फेजेज ऑफ IVC। 3 फेजेज ऑफ IVC, इंडस वैली सिविलाइजेशन। IVC का मतलब हुआ इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसको हमने शार्ट में लिख दिया है। इसके 3 फेज थे। कितने फेज थे? 3 फेज थे। पहला फेज जो इसका स्टार्ट होता है 3500 BC से 2600 AD, 2600 BC। इस फेज में सिंधु घाटी सभ्यता पूरी तरह विकसित नहीं हुई थी। इस समय के जो घरों का निर्माण कर रहे थे सिंधु घाटी सभ्यता के जो निवासी थे, वो लोग मतलब ये मिट्टी के घर का निर्माण कर रहे थे। वो लोग पक्की ईंटों का यूज नहीं कर रहे थे। छोटी छोटी उन लोगों की कॉलोनियां थी और बहुत विकसित रूप से उन लोगों का व्यापार भी नहीं फ्लोरिश हुआ था। और वो लोग मतलब उस समय तक खेती के मामले में जानकारी तो उनको थी, लेकिन उस समय तक जुताई के साक्ष्य भी नहीं मिले थे। और स्पेशली इस समय वो लोग पशुपालन और शिकार पर ज्यादा डिपेंड थे, ज्यादा निर्भर थे। तब जो ये है अर्ली IVC, अर्ली इंडस वैली सिविलाइजेशन 3300 BC टू 2600 BC। इस सभ्यता में इसके बाद जो सेकंड फेस आता है, ये मैच्योर फेस आता है। कब से कब तक? ये आता है 2600 BC से 1900 BC। इसको क्या कहते हैं? मैच्योर फेज। इस फेज में सिंधु घाटी सभ्यता पूरी तरह विकसित हो चुकी थी। पके ईंटों से घर बनना निर्माण हो चुका था। पके ईंटों का 2 प्रकार से लोग ईंटों पकाते थे। एक तो जो सूर्य की गर्मी से ईंटों को पकाते थे, जिसको सन ड्राइड ब्रिक्स कहा जाता था, और दूसरा वो लोग ईंटों को पकाते थे। अब वो लोग
उपल से पकाते थे या लकड़ी से पकाते थे या कोयला से पकाते थे, इसके बारे में साक्ष्य नहीं है। लेकिन ये साक्ष्य है तो ईंटों को दो प्रकार से पकाते थे। पहला तो सन की जो सूर्य की गर्मी थी, सूर्य की जो किरणें हैं उससे ईंटों को पकाते थे, और दूसरा वो लोग ईंटों को पकाते थे या तो लकड़ी यूज करते थे या कोयला यूज करते थे या तो और कुछ चीज यूज करते थे। इसके बारे में कोई प्रूफ नहीं है। तो इस सभ्यता में मैच्योर पीरियड में बड़े बड़े नगरों का निर्माण हुआ, जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, राखीगढ़ी, इन सब बड़े बड़े नगरों का विकास हुआ और इस सभ्यता पूरी तरह अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई। कब? ये जब मैच्योर फेस था 2600 बीसी से 1900 बीसी तक मैच्योर फेस। इसके बाद आता है आपका 1900 बीसी से तो 1300 बीसी। 1300 बीसी इस फेज में हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता का डिक्लाइन होना शुरू हो गया। क्या होना शुरू हो गया? डिक्लाइन होना शुरू हो गया, इसका पतन होना शुरू हो गया। और ये पतन होते होते 1400 बीसी से 1300 बीसी आते आते सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश हो गया, उसका पतन हो गया। और इसके पतन में एक दो रीजन है, 3 रीजन है। इस रीजन के बारे में हम आपको बता देते हैं। उसके बाद आते हैं कि क्या योगदान है हड़प्पा सभ्यता का। इसके बाद पोर्शन पे आएंगे क्या हड़प्पा सभ्यता का योगदान है। लेकिन उसके पहले हम थोड़ा सा आप लोगों को पतन के बारे में क्लैरिफाई करना चाहेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हो गया। पहला रीजन जो है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज का हिंदी मतलब होता है जलवायु परिवर्तन। इस समय समकालीन विश्व, समकालीन वर्ल्ड इस क्लाइमेट चेंज की वजह से एक अनप्रेसिडेंटेड, अभूतपूर्व कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहा है। संपूर्ण विश्व इस समय देख रहे हैं, कहीं बाढ़ आ रहा है, कहीं सूखा आ रहा है, जहां कभी बारिश नहीं होती थी वहां बाढ़ आ रहा है। और मतलब ये क्लाइमेट चेंज का मतलब है कि फ्लड, ड्रॉट मतलब बाढ़ और सूखा एक्सटेंसिव पैमाने पर जब परिलक्षित होना दिखना शुरू हो जाए तब ये माना जा सकता है कि क्लाइमेट चेंज का प्रभाव पड़ रहा है। जैसे कि अगर किसी प्लेस पर लगातार वर्षा होती है, 10 से 12 दिन 15 दिन लगातार वर्षा होती है और ये वर्षा असामान्य है, तब ये माना जा सकता है कि क्लाइमेट चेंज का रीजन है। अगर किसी क्षेत्र में लगातार सूखे का प्रकोप पड़ रहा हो, लगातार सूखे का सामना वहां की जनता को करना पड़ रहा हो, तब ये माना जा सकता है कि ये क्लाइमेट चेंज का रीजन है। दूसरा रीजन जो बताया गया, इसके विषय में काफी ज्यादा विवाद है, काफी ज्यादा डिस्प्यूटेड है, काफी ज्यादा ये विवादास्पद प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश कैसे हुआ। तो इसके विनाश होने में पहला रीजन तो हमने बताया कि क्लाइमेट चेंज का, और दूसरा रीजन बताया हमने आपको कि आर्यन इन्वेजन, क्योंकि उसी समय आर्यों का हमला, आर्य जो कि मध्य एशिया से आए थे, कुछ हिस्टोरियन बताते हैं, और जैसे बाल गंगाधर तिलक हैं तो ये बताते हैं कि आर्कटिक क्षेत्र से आए हैं। मैक्स मुलर हैं तो मैक्स मुलर बताते हैं कि मध्य एशिया से आर्यन आए थे। तो अलग अलग हिस्टोरियन का अलग अलग मत है इस विषय पर कि आर्यन आए कहां से थे। अभी तो 3-4 साल पहले एक राखीगढ़ी में खोज हुई जिससे ये प्रूफ होता है कि आर्यन आए नहीं थे, आर्यन बल्कि यहाँ के नेटिव थे। लेकिन इस थियरी को आप जानते रहिए कि आर्यन जब इंडिया में आए तो यहाँ जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो विकास हुआ था, इसको
रिप्लेस कर दिए, इसको रिप्लेस करके सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश करके वैदिक सभ्यता का विकास किसने किया? आर्यन ने किया। और जो तीसरा रीजन है इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट का मतलब है कि आपस में संघर्ष करके ये लोग अपने आप को विनाश के रास्ते पर ले गए। जैसे ये सिंधु घाटी सभ्यता, पहली चीज तो ये समझ लीजिए कि सिंधु घाटी सभ्यता केवल सिंधु घाटी के आसपास केवल ये विकसित नहीं हुई थी। ये सिंधु घाटी सभ्यता का नाम इसलिए दिया गया, जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया, स्टार्टिंग में ही बताया कि सबसे पहले सिंधु घाटी और उसकी सहायक नदियों के आसपास इसकी खोज हुई थी, जिसकी वजह से इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता पड़ा। बट मैच्योर फेस आते आते ये घग्गर हाथरा रीजन में काफी ज्यादा फैल गया और धीरे धीरे आते देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार है, सिंधु घाटी देखिए इसका रीजन तो आपको बता दिया। पहला रीजन तो क्लाइमेट चेंज की वजह से सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया। दूसरा रीजन है आर्यन इन्वर्जन से सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया। और तीसरा रीजन माना जाता है कि इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, आपस में संघर्ष करके ये, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता छोटे छोटे किंगडम में डिवाइड था और एक किंगडम दूसरे किंगडम से संघर्ष करता था, जिसकी वजह से इनका विनाश हो गया। तीसरा तर्क हिस्टोरियन ने यह दिया है। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का स्टेज कहां तक फैला हुआ था, सिंधु घाटी सभ्यता कहां तक इसका विकास हुआ था, इसका लैंड क्या था। स्पेशली सिंधु घाटी सभ्यता जो फैली हुई थी, जो इसका एक्सटेंड हुआ था, इसका एक्सटेंड कितने 12 लाख स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा था। 12 लाख स्क्वायर किलोमीटर से इसका ज्यादा रेंज था। ओके, 12 लाख स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा इसका रेंज था। देखिए पश्चिम में ये सुतकांगे डोर से लेकर ये कहां तक था? आलमगीरपुर, जो कि मेरठ के पास है। आलमगीरपुर ये है आपका पश्चिम से पूरब की तरफ सिंधु घाटी सभ्यता का जो विकास हुआ था, ये कहां से कहां तक लेकर था? सुतकांगे डोर टू आलमगीरपुर मेरठ। सुतकांगे डोर कहां अवस्थित है? सुतकांगे डोर अवस्थित है पाकिस्तान और ईरान के बॉर्डर पर। और ये भी एक कोस्ट नगर था, ये भी एक तटीय नगर था, जिससे कि व्यापार समुद्री मार्ग से होता था। एक सुतकांगे डोर सिंधु घाटी सभ्यता का पोर्ट नगर था और दूसरा लोथल था, जो कि गुजरात में भोगोवा नदी के किनारे अवस्थित है। भोगोवा नदी के किनारे अवस्थित है। और इसका पूर्व से पश्चिम में विस्तार मांड्या या इसको मांडू भी कहते हैं, मांड्या कहिए, इसको मांडू कहिए, सब एक ही बात है। मांडू टू दाइनाबाद, ये दाइनाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। दाइनाबाद सिंधु घाटी सभ्यता आज के अगर परिदृश्य में, भौगोलिक परिदृश्य में देखा जाए तो आज का पूरा पाकिस्तान, थोड़ा सा एक प्लेस अफगानिस्तान में था और भारत में कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी यूपी, महाराष्ट्र के कुछ पोर्शन थे, राजस्थान, गुजरात, यहां तक सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ था। इसका क्या बताया आपको? इसका फेज, और ये कहां से कहां तक एक्सटेंडेड था। ये आज का अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत में राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी यूपी, महाराष्ट्र के कुछ पोर्शन जैसे दाइनाबाद बताया, जम्मू कश्मीर, इन सब पोर्शन में 12 लाख स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार हुआ था। क्लियर?
अब आते हैं हम थर्ड पॉइंट पे। वाई IBC was a marvel of its कंटेम्पोरेरी माने होता है समकालीन, कंटेम्पोरेरी सिविलाइजेशन, Why IBC was a marvel of its contemporary civilization? क्यों सिंधु घाटी सभ्यता को एक विशिष्ट सभ्यता कहा जाता है जब आप तुलना करेंगे इसके समकालीन सिविलाइजेशन से? क्यों सिंधु घाटी सभ्यता को इसके समकालीन सभ्यता से ज्यादा अधिक विकसित माना जाता है? क्यों सिंधु घाटी सभ्यता को एक विशिष्ट सभ्यता माना जाता है? क्यों सिंधु घाटी सभ्यता को एक स्पेशल सभ्यता माना जाता है? तो तीसरी पॉइंट हम इस पे डिस्कस करेंगे ये पॉइंट, और इसके नीचे हम हेडिंग डालते हैं। पहला जो रीजन है इसका है सिटी प्लानिंग। सिटी प्लानिंग सिटी प्लानिंग जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो सिटी प्लानिंग था वो आज के अगर भारत के या विश्व के किसी भी विकसित शहर से उसकी तुलना की जाए तो कम होगा, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता की जो सिटी प्लानिंग है ये आज का चंडीगढ़ और न्यू रायपुर जैसे शहर जो बसाए गए हैं वो प्रेरणा स्रोत है किसके? सिंधु घाटी सभ्यता की। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता से प्रेरणा लेकर इन शहरों को बसाया गया है। 4500 साल पहले आप सोचिए कि किस तरह उस टाइम के लोग एक व्यवस्थित नगर का विकास करते हैं। उस व्यवस्थित नगर के विकास से प्रेरणा लेकर भारत सरकार ने 2015 में स्मार्ट सिटी मिशन स्टार्ट किया था। स्मार्ट सिटी मिशन भी सिंधु घाटी सभ्यता से प्रेरणा लेकर इसका विकास किया गया था, इसको स्टार्ट किया गया था, शुरुआत किया गया था। और सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों से प्रेरणा लेकर ही चंडीगढ़, न्यू रायपुर और जैसे मॉडर्न शहरों का विकास भारत में किया जा रहा है। तो इसकी नकल एक प्रकार से किया जा रहा है, समझ रहे हैं? इसका एक प्रकार से नकल किया जा रहा है। जो पहला इसमें टाइपिंग है, जो पहला यहाँ पॉइंट है, पहला पॉइंट ये है कि ग्रिड सिस्टम क्या है? ग्रिड सिस्टम। ये ग्रिड सिस्टम क्या होता है इसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। ये ग्रिड सिस्टम का मतलब ये होता है कि आप समझिए कि जैसे ये आयताकार होता था, जो शहरों का विकास होता था ये आयताकार होता था। आप लोग चेस देखे हैं, चेस शतरंज खेलने वाला, बिल्कुल उसी तरह वो आप जाल देखे होंगे, जाल या वॉलीबॉल का नेट देखे होंगे। तो उसी प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता का विकास होता था ग्रिड पैटर्न पर, और उसी ग्रिड पैटर्न को आज भी जो आधुनिक और बेहतरीन शहर बसाए जा रहे हैं उसी ग्रिड पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, अनुसरण कर रहे हैं, उसी से प्रेरणा ले रहे हैं। इसका ग्रिड पैटर्न का मतलब ये होगा, जैसे ये है लैंड है, ये मान लीजिए कि आप ये मोहनजोदड़ो शहर है, ये मोहनजोदड़ो शहर मान लीजिए, इसका पहले जो ग्रिड सिस्टम था, ग्रिड सिस्टम आयताकार रूप से इसको बसाया। देखिए आयताकार है, अब इसी के बीच में किनारे किनारे रोड रहता था। मेरा आर्ट बहुत अच्छा नहीं है, मतलब ये समझिए जैसे यहाँ कॉलोनी है, यहाँ बसाया गया है, यहाँ पब्लिक रहने का स्थान है। ये मान लीजिए कोई कॉलोनी है, किनारे किनारे रोड है, मतलब चारों तरफ से रोड है, इधर से भी रोड है, फिर इधर देखिए
ऐसे ऐसे कॉलोनियन डिवाइड हो जाता था, फिर यहाँ भी रोडों का निर्माण कर दिया जाता था, उसी प्रकार से यहाँ भी। तो ग्रिड सिस्टम का मतलब समझिए कि जो भी कॉलोनियां उस समय बसती थी, जो भी बस्तियां उस समय बसती थी, उस बस्तियों के किनारे चारों तरफ क्या था, रोडों का निर्माण किया जाता था और वहां बेहतरीन ढंग से उस रोडों को व्यवस्था के लिए उस 16-16 फुट के चौड़े रोड बनाए जाते थे सिंधु घाटी सभ्यता में, जिसकी वजह से 16-16 फुट के रोड बनाए जाते थे। रोडों पर लाइटिंग की बहुत अच्छी फैसिलिटी थी। रोडों के किनारे किनारे मेन नालियां उसके बहती थी और वहां जो था रोडों के बीचों में पेड़ भी लगाते थे सिंधु घाटी सभ्यता। आज के जो हाईवे देख रहे हैं, एक्सप्रेसवे देख रहे हैं, उतना तो चौड़ा नहीं होता था, लेकिन ये है कि क्या हो गया, कई मिनट हुआ। ग्रिड सिस्टम सिंधु घाटी सभ्यता की एक अद्वितीय और विलक्षण इसकी नेचर था, इसका एक प्रकृति था सिंधु घाटी सभ्यता। ग्रिड पैटर्न में जो रोडों का निर्माण होता था, जो सड़क का निर्माण होता था, आपको हमने बताया कि सड़क का निर्माण होता था 12-12 से 16-16 फुट के चौड़े सड़क मोहनजोदड़ो में मिले हैं, जो कि 4500 साल पहले ये माना जा सकता था कि काफी चौड़े सड़क है। और उस सड़कों की साफ सफाई, पेड़ पौधे, बीच में पेड़ पौधे भी लगाया जाता था, डिवाइडर जैसे आज बनता है, पेड़ पौधे उस समय भी लगता था। रोशनी की व्यवस्था थी, पानी की व्यवस्था रोडों पर थी और रोडों के किनारे नालियां भी थी। रोडों के किनारे नालियां भी थी, जो घरों से नालियां रोडों की नालियों में जोड़ी गई थी और रोडों की नालियां जाकर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट था, जिसके थ्रू उन कचरों को अलग किया जाता था। एक प्रकार से समझ सकते हैं कि स्वच्छता का, सैनिटेशन का उस समय क्या वैल्यू रहा होगा, सैनिटेशन का उस समय क्या वैल्यू रहा होगा। तो ग्रिड टाइप पैटर्न के बाद सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अपने नगरों का फोर्टिफिकेशन भी करते थे, मतलब कि दीवार के द्वारा अपने नगरों को घेरते थे। उस नगरों को क्यों घेरते थे? फोर्टिफिकेशन ऑफ वॉल। फोर्टिफिकेशन ऑफ वॉल क्यों करते थे, क्यों वो लोग करते थे? पहली चीज तो सुरक्षा के लिए, कि कोई आक्रमणकारी है, सुरक्षा के लिए भी फोर्टिफिकेशन ऑफ वॉल। दूसरा क्या इसका वो है, फोर्टिफिकेशन ऑफ वॉल। अपने नगरों की सुरक्षा के लिए और बाढ़ से सुरक्षा के लिए और आक्रमणकारियों से सुरक्षा के लिए सिंधु घाटी के सभ्यता के जो मेजर शहर थे, काफी शहरों में, उन शहरों के किनारे चारों तरफ से दीवार के द्वारा उन शहरों को घेरा गया था और दीवार काफी ऊंची थी, 16 फुट 18 फुट की दीवारों से घेरा जाता था, जिससे कि नगरों की सुरक्षा एक तो बाहरी आक्रमणकारियों से हो सके और किससे हो सके, बाढ़ से भी हो सके। और जो तीसरा रीजन था, काफी शहरों में साइटेडल एंड लोअर टाउन, साइटेडल माने होता है जैसे किला या टीला कह सकते हैं। टीला सुने हैं, मिट्टी का थोड़ा सा ऊंचा अगर कर दिया जाए तो उसको टीला बोलते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो लोअर टाउन था, जैसे मोहनजोदड़ो का एग्जांपल लीजिए, तो मोहनजोदड़ो के जो पूर्व का भाग था, लोअर टाउन था, उसमें आम लोग रहते थे। कौन लोग रहते थे? आम लोग रहते थे, सेवक रहते थे और जो सुरक्षा कर्मी थे वो लोग रहते थे। जो लोअर टाउन था ये पूरब की तरफ रहता था, पूरब की तरफ बसा हुआ था, और जो पश्चिम की तरफ जो किला बसा हुआ था, जो कि टीले पर बसा हुआ था, उसमें रहते थे राज परिवार, कुलीन तंत्र, बड़े बड़े व्यापारी लोग। वो लोग कहाँ रहते थे? वो लोग रहते थे साइटेडल पर। साइटेडल माने एक टीले पर रहते थे।
तो काफी ज्यादा जगहों पर आप साइटेडल एंड लोअर टाउन, काफी जैसे हड़प्पा मोहनजोदड़ो इन जगहों पर देखने को मिलेगा। लेकिन सिंधु घाटी के सभ्यता के सभी शहरों में साइटेडल एंड लोअर टाउन के साथ छाप को देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि आप अगर हड़प्पा और लोथल और धौलावीरा जो कि गुजरात में अवस्थित है, धौलावीरा जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इसको प्रदान किया गया है, अगर यहाँ लोथल और धौलावीरा को देखेंगे तो ये केवल साइटेडल पर अवस्थित था, मतलब वहां लोअर टाउन नहीं था, वहां केवल टीले पर अवस्थित था। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता की एक अद्वितीय एग्जाम्पल देखने को हमको मिलता है। और जो चौथा पॉइंट है, पब्लिक वेल्स एंड बाथ। पब्लिक वेल्स एंड बाथ, सार्वजनिक कुआं और स्नानाघर भी सिंधु घाटी के सभ्यता में आपको अधिकांश जगह देखने को मिल जाएंगे। पब्लिक वेल्स एंड बाथ आपको सिंधु घाटी सभ्यता में बड़े बड़े नगरों में जैसे मोहनजोदड़ो में, हड़प्पा में आपको सार्वजनिक स्नानाघर और सार्वजनिक कुएं देखने को मिल जाएंगे। इसका यूज रिलीजियस भी होता था, धार्मिक रूप से भी होता था, और इसका उपयोग कामनर के रूप में भी इसका यूज होता था। पब्लिक वेल्स एंड बाथ का यूज सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों के लोग, उस समय की प्रशासन वहां ये सुविधाएं प्रोवाइड कर रही थी। और जो पांचवा पॉइंट है, ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम का मतलब है नालियों का जो निर्माण हुआ था। ड्रेनेज सिस्टम का मतलब नालियों का जो सिस्टम था सिंधु घाटी सभ्यता की अद्वितीय था, अभूतपूर्व था, विलक्षण था, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था। क्योंकि सिंधु घाटी के सभ्यता के जो नगरों पर निवास करने वाले लोग के घरों की जो नालियां रहती थी, वो नालियां जुड़ती थी, सड़क के किनारे जो नालियां बहती थी उसमें जुड़ती थी, उसमें कनेक्ट होती थी। और सड़क के किनारे की नालियां कहा जाती थी, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट था, वहां उसको सीवेज किया जाता था, उसको साफ सफाई किया जाता था। उसके बाद उस पानियों को कहाँ छोड़ा जाता था? नदियों में छोड़ा जाता था और सागरों में छोड़ा जाता था। तो ड्रेनेज सिस्टम का बहुत ही बढ़िया आपको उदाहरण देखने को मिल जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता में। ड्रेनेज सिस्टम का प्रत्येक घरों में नालियों का निर्माण हुआ था, और नालियां सड़कों के नालियां में जुड़ जा रही थी, और सड़कों की नालियां जाती थी पहले सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में इसका ट्रीटमेंट किया जाता था गंदे पानियों का। उसके बाद गंदे पानियों को छोड़ा जाता था कहाँ? नदियों में और सागरों में। उसके बाद हम जिक्र करेंगे जो छठवां पॉइंट है, हाउसेज। क्या? हाउसेज वाले जो घर, सिंधु घाटी सभ्यता के जो घर थे, जो वहां के निवासी जो घर का निर्माण करते थे, वो भी अद्वितीय थी, अभूतपूर्व थी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी। कैसे? हम आपको इसका जिक्र करेंगे, हम आपको अब इसका मेंशन करने वाले हैं। जैसे उस समय के जो घर बनते थे 1 स्टोरी और 2 स्टोरी, एक तल्ले के बनते थे, 1 फ्लोर के थे या 2 फ्लोर के थे, इसके साक्ष्य मिलते हैं। दूसरा साक्ष्य ये मिलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के सभी नगरों में आपको आंगन, जिसको कोर्टयार्ड इंग्लिश में कहते हैं, आंगन और बाथिंग प्लेस, स्नानाघर आपको हर जगह मिल जाएंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के सभी नगरों में आपको आंगन और स्नानाघर, कुएं
कुएं हर घरों में व्यक्तिगत और सेपरेट कुएं भी होते थे। उसके अलावा कुएं के अलावा सेपरेट लैट्रिन भी होता था, लैट्रिन भी होते थे। कहाँ? सिंधु घाटी सभ्यता के मेजर शहरों में। और उनके जो दरवाजे थे, उनके दरवाजे मेन रोडों पर नहीं खुलते थे, उनके दरवाजे घरों के पीछे वाले रोड पर खुलते थे। मतलब मेन, आज के देखिए, आज का जो समय फैशन है, आप देखते होंगे अधिकांश लोग ये चाहते हैं कि हमारे घर का जो दरवाजा है, हमारे घर का जो मुख्य द्वार है, वो रोड पर खुले, क्योंकि वहां से उसको बेहतरीन पिक्चर देखने को मिलता है घर का। लेकिन सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग अपने घरों का जो मेन दरवाजा था, वो घरों के मेन दरवाजा था, उसको मेन रोड पर नहीं खोलते थे, उसको घर मेन रोड के पीछे खोलते थे। एक प्रकार से ये भी रीजन था कि एक प्रकार से ये लोग सेफ्टी की वजह से भी हो सकता है और चोरी की वजह से भी हो सकता है कि वो मेन गेट की तरफ, मेन रोड के तरफ वो अपने दरवाजे को नहीं खोलते थे। और जो उनके घरों में ईंटों का यूज होता था, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि पक्की ईंटों का यूज वो लोग करते थे, बर्न्ड ब्रिक का यूज करते थे। जैसे सनलाइट का यूज करते थे, सूर्य से, मतलब सूर्य के प्रकाश से सुखाया जाता था, उसका यूज करते थे। और दूसरा यूज करते थे वो लोग लकड़ी या कोयला या उपल या गोबर से जो उपल बनता है, उसका यूज करके वो लोग ईंटों को पकाते थे। लेकिन इसके बारे में कोई साक्ष्य हमको नहीं मिला है, इसके बारे में कोई साक्ष्य नहीं। और उनके घरों में जो ड्रेनेज सिस्टम था, जो उनकी नालियां थी, उनकी नालियां कहाँ जुड़ती थी? सड़क के किनारे जो मेन नालियां थी उससे जुड़ जाती थी, और सड़क के किनारे मेन नालियां, जिसके उसके बाद हमें दो एग्जाम्पल आपको बहुत जबरदस्त देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि अधिकांश नगरों में, आईवीसी इंडस वैली सिविलाइजेशन के अधिकांश नगरों में आपको अन्नागार और स्नानागार देखने को मिल जाएगा। अन्नागार, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ग्रैनरीज, और स्नानागार को ग्रेट बाथ। ग्रैनरीज और ग्रेट बाथ का एग्जाम्पल आपको सर्वश्रेष्ठ मोहनजोदड़ो में देखने को मिलेगा। मोहनजोदड़ो में, जो कि एक सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थान है, वहां आपको ये देखने को मिल जाएगा। और जो ग्रेट बाथ का यूज होता था, ये रिलीजियस यूज होता था, धार्मिक रूप से यूज होता था, और ये कॉमन यूज होता था। जो वहां के आसपास के जो निवासी थे वो भी उसका यूज करते थे। और जो ग्रेनरी का यूज होता था, जो अन्नागार का यूज होता था, ये जो सरप्लस फूड था, मतलब सरप्लस फूड का मतलब आवश्यकता से अधिक जो फूड था, जो खाद्यान्न था, उसको गैदर करने के लिए, उसको स्टोरेज करने के लिए ये लोग ग्रैनरी का उपयोग करते थे। आपको मोस्टली अधिकांश सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों में आपको ग्रेट बाथ और ग्रैनरी का एग्जाम्पल आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आते हैं हम दूसरे पॉइंट पे, एग्रीकल्चर। उस समय एग्रीकल्चर का क्या कंडीशन था? सिंधु घाटी सभ्यता में एग्रीकल्चर का क्या कंडीशन था, उसके बारे में हम डिस्कस कल्चर इन IVC। इंडस वैली सिविलाइजेशन में कृषि की क्या अवस्थित थी, उस समय खेती की क्या अवस्थित थी, इसके बारे में हम अब आप डिस्कस करेंगे। देखिए, उस समय जो खेती की स्थिति थी, जो एग्रीकल्चर की स्थिति थी, वेल डेवलप्ड थी, बहुत विकसित था। उस समय हल से जुताई के साथ साथ को काली बंगल से मिल जाएंगे कि बैल के द्वारा हल की जुताई इसके किया जाता था। वेल डेवलप्ड एग्रीकल्चर सिस्टम एट दैट टाइम वाज प्रिवाइल्ड। और सेकंड पॉइंट है इरिगेशन। उस समय जो इरिगेशन, सिंचाई की जो फैसिलिटी थी, सिंचाई की फैसिलिटी सिंधु घाटी सभ्यता में नहरों के द्वारा, कुओं के द्वारा और तालाबों के द्वारा सिंचाई के साधनों का यूज सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कर रहे थे। उस समय क्या क्या फसल
वो लोग बो रहे थे, उसको काट रहे थे, उसको सोविंग कर रहे थे, उसका हार्वेस्टिंग कर रहे थे। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उस समय व्हीट, गेहूं, बार्ले, जौ, सीसेम, तिल, मस्टर्ड, सरसों, पीज, मटर और भी कुछ फसलों का वो लोग भी यूज कर रहे थे, उसका व्यापार कर रहे थे, उसका ट्रेड कर रहे थे। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि उस समय एग्रीकल्चर की स्थिति बहुत ही वेल डेवलप्ड थी। काटन भी काफी ज्यादा उस समय, काटन के भी साक्ष्य आपको जैसे मेहरगढ़ में आपको काटन के साक्ष्य देखने को मिल जाएंगे, काटन के साक्ष्य मिल जाएंगे और भी फसलों के साक्ष्य आपको मिल जाएंगे। उसके बाद उस समय जो था थर्ड पॉइंट जो है एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री। उस समय देखिए पहला तो जो जीविका का स्रोत था एग्रीकल्चर था, दूसरा एनिमल हस्बेंड्री था, तीसरा ट्रेड था। पहला एग्रीकल्चर से वो लोग जीविका का स्रोत पैदा कर रहे थे, दूसरा एनिमल हस्बेंड्री से। उस समय सिंधु घाटी सभ्यता के लोग गाय जिसको कैटल बोलते हैं, शीप जिसको भेड़ बोलते हैं, बकरी बफैलो, उसको पालना शुरू कर दिए थे। और पालने से उन लोगों को ये बेनिफिट हुआ कि उस समय दरअसल बार्टर सिस्टम का प्रचलन था। बार्टर सिस्टम का मतलब अगर आप कुछ सामान किसी दूसरे को दे रहे हो तो उससे भी उस अनुपात में कुछ सामान आप ले सकते हैं। तो ये लोग एनिमल हस्बेंड्री का यूज कर रहे थे व्यापार के लिए, खाद्यान्न के लिए, और भी कुछ जगहों पर इसका यूज किया जाता था व्यापार के लिए और खाद्यान्न के लिए। एनिमल हस्बेंड्री का यूज किया जाता था सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के द्वारा, क्योंकि उस समय केवल एग्रीकल्चर पर केवल डिपेंड होकर सिंधु घाटी सभ्यता इतना विकसित सभ्यता नहीं बन सकती थी। उसको सप्लीमेंट्री रूप से कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करने पड़ते थे। अब आते हैं हम फाइनेंशियल सिस्टम। What was the financial system of at that time of IBC? Financial system of IBC. Financial system of IBC. IBC का मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, आप लोग समझते रहिए। फाइनेंशियल सिस्टम क्या था? थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया कि उस समय बार्टर सिस्टम का प्रचलन था, मॉनेटरी प्रचलन नहीं था, मौद्रिक नीति का प्रचलन नहीं था। बार्टर सिस्टम का मतलब ये होता है कि उस समय वस्तु से वस्तु का व्यापार किया जाता था। उस समय वस्तु और पैसे का व्यापार नहीं प्रचलन में था। फर्स्ट चीज, यू शुड नोट डाउन दिस टॉपिक ऑन योर माइंड, ओके। और उस समय उस समय के जो लोग थे यूज करते थे यूज ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड वेट एंड मेजर, WEIGST, वेट एंड मेजर। उस समय के जो लोग थे, जो निवासी थे सिंधु घाटी सभ्यता के, वो लोग क्या यूज करते थे? स्टैंडर्डाइज्ड वेट एंड मेजर। वेट एंड मेजर, माप और तौल के जो पैमाने थे उनके, वो स्टैंडर्डाइज्ड थे, पूरी तरह विकसित थे। मतलब उसमें किसी प्रकार की बेईमानी, किसी प्रकार का मैलेफाइड नहीं हो सकता था। मतलब उस समय का जो व्यापार हो रहा था वो काफी हद तक ऑनेस्टली ढंग से हो रहा था, ईमानदारी ढंग से हो रहा था। और उस समय का जो वेट एंड मेजर था, जो नाप तौल का पैमाना था, वो एक्यूरेट था, उसमें किसी प्रकार का कोई दुर्गुण नहीं था। तो फर्स्ट पॉइंट आप नोट करिए
कि उस समय का जो फाइनेंशियल सिस्टम था वो बार्टर सिस्टम पर डिपेंड था। और दूसरा पॉइंट है कि उस समय जो लोग यूज करते थे स्टैंडर्डाइज्ड वेट एंड मेजर का उपयोग यूज करते थे। स्टैंडर्डाइज्ड माप तौल के पैमाने का यूज सिंधु घाटी सभ्यता के लोग करते थे। और दूसरा क्या है, उस समय ट्रेड के भी साक्ष्य आपको पर्याप्त मिलेंगे। एविडेंस ऑफ ट्रेड, एविडेंस ऑफ ट्रेड, उस समय आपको व्यापार के साक्ष्य भी आपको सिंधु घाटी सभ्यता में मिलेंगे। पहला तो साक्ष्य ये मिलेगा व्यापार के साक्ष्य कि वो लोग आंतरिक भी व्यापार कर रहे थे। आंतरिक का मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के जो नगर थे, अभी तक 1000 से ज्यादा नगरों का पता लगाया जा चुका है, लेकिन आपको बताए हैं कि 97 से 98 नगरों का एक्सकेवेशन हो चुका है, मतलब उसकी खुदाई हो चुकी है, उसके बारे में जानकारियां आर्कियोलॉजिस्ट को प्राप्त हो गई है। तो एविडेंस ऑफ ट्रेड उस समय मेसोपोटामिया का नाम आपने सुना होगा, जिसके बारे में हमने जिक्र किया। ये कहाँ अवस्थित है? ये टिग्रिस और यूफ्रेट नदियों के बीच अवस्थित है और ये मॉडर्न डे इराक में अवस्थित है। और जो दूसरा प्लेस क्या बताया था, मिस्र। तो इन सब समकालीन सभ्यताओं से इंडस वैली सिविलाइजेशन का ट्रेड व्यापार हो रहा था। आपको पहला साक्ष्य तो हमने ये बताया, और हमने दूसरा साक्ष्य आपको ये बताया कि ये लोग इंटरनली भी ट्रेड करते थे, बुलेट कार्ड का यूज करते थे, बैलगाड़ी का यूज करते थे। और जैसे लोथल और सुतकांगे दो उनके बंदरगाह नगर थे, उसके द्वारा भी वो लोग व्यापार का साधन अवेलेबल था उन लोगों को, क्योंकि समुद्री मार्ग पर लोग जलयान का यूज करते थे, जिसके थ्रू मेसोपोटामिया, मिस्र और चीन से लोग व्यापार उनका फ्लोरिश हो रहा था, दरअसल सिंधु घाटी सभ्यता के लोग व्यापार सरप्लस करते थे, मीन्स वो लोग यहाँ से ज्यादा एक्सपोर्ट करते थे, उसकी अपेक्षा इंपोर्ट कम करते थे। एक्सपोर्ट ज्यादा करते थे, इंपोर्ट कम करते थे, मतलब निर्यात ज्यादा करते थे, आयात कम करते थे। और जो उनका ट्रेड हो रहा था, उनका ट्रेड किसमें कर रहे थे? ट्रेड कर रहे थे, जो व्यापार कर रहे थे स्टोन में, ट्रेड इन स्टोन, सील्स, ज्वेलरी, इसको गोल्ड लिख लीजिए, इसको ज्वेलरी को आप लोग मेटल लिख लीजिए, धातु। वो लोग जो व्यापार कर रहे थे, ट्रेड, उस स्टोन का व्यापार कर रहे थे, पत्थरों का भी व्यापार कर रहे थे, मतलब खाद्यान्नों के अलावा स्टोन, सील्स, मेटल, इस सब का भी व्यापार वो लोग कर रहे थे। उसके बाद अब हम आते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्राफ्ट के बारे में, औजार के बारे में। सातवां पॉइंट है क्राफ्ट्स इन IBC। क्राफ्ट मीन्स क्या बोला जाता है हिंदी में? क्राफ्ट मीन्स शिल्प। और इसका अगर हिंदी और सिंपल रूप से समझना हो, अगर आप लोग को शिल्प समझने में प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, तो इसका मतलब समझ सकते हैं कौशल समझिए। IBC, इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो क्राफ्ट क्या था? उसमें सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पोटरी का यूज करते थे। क्या यूज करते थे? पोटरी मिट्टी का बनाया जाता था, मिट्टी का, जैसे घड़ा, जैसे पानी पीने वाला घड़ा, कुल्हड़, उसको ही पोटरी कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? पोटरी। और लोग पोटरी 3 कलर का बनाते थे, लाल कलर का, रेड वेयर, ब्लैक कलर का, और लोग ग्रे, भूरे रंग का भी पोटरी का निर्माण करते थे। और इस पोटरी का यूज किस लिए किया जाता था? तो इस पोटरी का यूज पहले किया जाता था कुकिंग के लिए,
खाना बनाने के लिए बर्तनों का यूज किया जाता था पोट्री से। और दूसरा यूज करते थे अनाज के भंडारण में भी पोट्री का यूज इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग करते थे। पोट्री का मतलब मिट्टी से बना हुआ, मिट्टी से बना हुआ। तो वो लोग क्या क्या यूज करते थे? पहला तो स्टोरेज के लिए पोट्री का यूज करते थे, दूसरा कुकिंग के लिए यूज करते थे। कुकिंग मतलब खाना बनाने के लिए, और अनाज के भंडारण के लिए वो लोग पोट्री का यूज करते थे। और दूसरा पॉइंट है, पहला पोट्री, दूसरा पॉइंट है मेटल वर्किंग। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग तांबे और टीन के बारे में पूरी तरह अवगत थे। उस समय तक चांदी का भी साक्ष्य मिलता है, तांबे का साक्ष्य मिलता है। और सिंधु घाटी सभ्यता के लोग टीन और तांबे का मिक्सचर बना के उसको कांस्य बनाए। क्या बनाए? कांस्य। इसको ब्रॉन्ज बोला जाता है। ब्रॉन्ज किसका मिक्सचर है? तांबे और टीन का मिक्सचर है क्या? ब्रॉन्ज। तो सिंधु घाटी सभ्यता को ब्रॉन्ज युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्रॉन्ज युगीन सभ्यता। तो ब्रॉन्ज युगीन सभ्यता, और लोग जो मेटल वर्किंग करते थे, मेटल पे जो काम करते थे, धातु पे जो काम करते थे, उसके द्वारा वो लोग गहनों का भी निर्माण बनाते थे, मनके बनाते थे, जिसको इंग्लिश में बीड्स बोलते हैं। मनके बनाते थे, चूड़ियां बनाते थे, बैंगल बनाते थे, चूड़ियों को बैंगल बोलते हैं। तो उसके लिए ज्वेलरी का यूज करते थे मेटल से। और व्यापार में, जिसको आपको बता चुके हैं, गहने का यूज करते थे, बैंगल, चूड़ियां भी बनाते थे। सील्स और सील्स स्क्रिप्ट, मुहर भी बनाते थे, व्यापार में यूज करता था। राज्य प्रशासन को चलाने में भी उसका यूज होता था। और ये जो लोग सील्स का यूज करते थे, सील्स का यूज ट्रेड में भी होता था, रिलीजियस में भी होता था, धार्मिक रूप से भी होता था, एडमिनिस्ट्रेटिव रूप से भी होता था। और वो मिट्टियों के द्वारा टेराकोटा भी बनाते थे। टेराकोटा के साक्ष्य आपको कहीं कहीं देखने को मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से आज का फर्स्ट पार्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन का यही समाप्त करते हैं। और कल के सेकेंड पार्ट में जो मेजर स्थान हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के, जैसे आपको मोहनजोदड़ो, लोथल, राखीगढ़ी, कालीबंगा, सुकांगेडोर, ऐसे हड़प्पा, इन सब स्थानों के बारे में वहां से क्या क्या मिला है और क्या वहां का कौन कौन खोजे, कौन कौन सर्च किया है उन स्थानों को, और किस किस आर्कियोलॉजिस्ट का योगदान है उस स्थानों को सर्च करने में, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।